Good morning, friends. Once again, welcome back, all of you. In this video, we are going to discussing very important question which I collected from various sources. But in this video, I am going to describe little by little in a question manner. आपके पास 10 सेकंड होंगे क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात. सो लेट्स स्टार्ट. आप तैयार हैं? आर यू रेडी? यस, गेट रेडी. ओके, क्यूज एरिना में प्रवेश करते हैं और आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. क्यूज एरिना, क्यूज झकास. और आपके पहले सवाल हैं द एक्ट created for the first time a government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. ये कौन सा एक्ट के तहत था? क्वेश्चन यही है कि द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग द अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया, जो कि प्रोसेस किया जाता था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, वो कौन से एक्ट के तहत ये प्रावधान लाया गया था? इसका सही जवाब आपको देना होगा. आई थिंक यू गॉट द आंसर. आंसर इज़ द राइट आंसर. जिन्होंने ए लगाया है वो सही जवाब है. ओके, सम लेट्स अबाउट 1833 का कुछ प्रावधान. चार्टर एक्ट 1833 को फाइनल स्टेप जो कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ते कदम को दिखा रहा था. इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. देख रहे हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया. एंड वेस्टेड हिम ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर. दूसरा है, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ मुंबई एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर. मुंबई और मद्रास के जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो सारे के सारे वो पूरी तरह से भारत के गवर्नर जनरल के पास चला गया. इट इंडेंट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी. इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल बॉडी का जो तमगा था उसको समाप्त किया और पूरी तरह से प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में उसको तब्दील कर दिया गया. इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेर हेल्ड बाय इट्स ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हियर्स एंड सक्सेसर्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा. द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन was ruled by the Supreme Court in which of the following cases. दिए गए इनमें से किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरह से आधारभूत शक्ति मिली? हालांकि यू नो अबाउट दैट कि बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन किस केस में ये निकल कर आया कि बेसिक स्ट्रक्चर ये होंगे. तो आई थिंक एवरीवन नो अबाउट दैट. इट्स सी इज़ द राइट आंसर. 368 of a constitution deals the power of the parliament to amend the constitution and its procedure. सब हम जानते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान जो है पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो संविधान में अमेंड करे, इसके प्रोसीडर में अमेंड करे. साथ ही साथ यह कहता है कि पार्लियामेंट में इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन in the constitution या of the constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose. But if the amendment alters the basic structure, लेकिन अगर यह अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि जुडिशल रिव्यू हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, सेकुलरिज्म है और बहुत सारे प्रावधान हैं, अगर इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ करके इसको अमेंडमेंट करने की कोशिश की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये अमेंडमेंट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायलेंस या नल और वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देयर इज नो मेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट judges are appointed by the governor in the consultation with the high court of. Third, the person to be eligible for appointment as a district judge must be an officer in the judicial service of the union or the state.
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट आर नॉट करेक्ट। तो आपको पता होगा कि पहला स्टेटमेंट और कौन से स्टेटमेंट में इसमें गलती है। आपके समय शुरू होते हैं अब। तो आपको पता होगा कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो डेफिनेटली एक शामिल होगा। और पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज मस्ट बी एन ऑफिसर इन जुडिशियल सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर ए इज़ द राइट आंसर। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 233, जिसमें अपॉइंटमेंट्स ऑफ द पर्सन टू बी एंड द पोस्टिंग एंड द प्रमोशन of a district judges in any state shall be made by the governor of the state in constitution in the consultation with the high court exercising jurisdiction in the relation to such state. A person not already in service of union or state shall be only eligible to be appointed as a district judges if he has been not for less than 7 years and as an advocate or a pleader and is recommended by the high court for the appointment. ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, काफ़ी इंग्लिश वो सिंपल इंग्लिश है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा हिंदी नहीं बता रहा हूँ। सो समझने की कोशिश करें। इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर प्रीलिम्स, फॉर योर मेंस, सो डोंट try to think about that why I'm talking in English, because it's a basic English, not very toughest English. So please focus. कलेक्टिव, फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड, पहला प्रोहिबिशन ऑफ कोर्ट्स इनटू इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस और इट्स कमिटी, power of the house to punish member as well as outsider for breach of its privilege or its contempt, even suspension and imprisonment, right to publish its reports, debate and proceeding, and also to right to prohibit, इसमें से prohibit others person from publishing the same, कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा प्रश्न का जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब है ऑल आर राइट, 1, 2 and 3। सम प्रिविलेज ऑफ द हाउस इंक्लूड, इसमें कुछ प्रिविलेज की बात की गई है, जैसा कि आप जानते हैं। इट हैज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग, एंड ऑल्सो राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। इट कैन पनिश मेंबर्स एज वेल एज द आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज और इट्स कंटेम्प्ट बाय reprimand, admonition or imprisonment, also suspension or expulsion in the case of members. It has the right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member. It can institute inquiry and order the attendance of the witness and send off relevant paper and records. No person, either a member or outsider, can be arrested, and no legal process, civil or criminal, can be served within the premises of the house without the permission of the presiding officer. Okay. And finally, fifth question, consider the following statement about Committee on Private Members Bill and Regulation. The committee classify bills and allocate time for discussion on the bills and regulation introduced by the private member. Second option, this is a special committee of the Lok Sabha only. In Lok Sabha it is chaired by the deputy speaker. दिए गए इनमें से कौन से कथन करेक्ट हैं? तो आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब है 1, 2 and 3. D is the right answer. Committee classifies bills and allocates time for discussion on the bills and regulation introduced by the private members, that means other than minister. This is a special committee of the Lok Sabha and consists 15 members including deputy speaker of its chairman. Rajya Sabha does not have any such committee. The same function
in the Rajya Sabha is performed by the Business Advisory Committee of the House. क्वेश्चन की अगली श्रृंखला, प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल क्रिएशन, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट टू स्टेट एंड लोकल बॉडीज़, और बजटरी डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट। इनमें से कौन सा प्राइमरी डेफिसिट को व्यक्त करता है? तो आपका जवाब है ए इज़ द राइट आंसर, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग। प्राइमरी डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर्स फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ सरकार एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, जिसमें आप इस इंटरेस्ट को बाहर कर देते हैं। इट इज़ द अमाउंट बाय विच द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड द टोटल इनकम। नोट दैट प्राइमरी डेफिसिट डज नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट पेमेंट मेड। ऑल्सो प्राइमरी डेफिसिट शो द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स needed for meeting the expenditure of the government. Primary deficit is a measure to know the amount of the borrowing that the government can utilize excluding the interest payment. Okay, next question from, a bank may decide to fulfill its statutory liquidity ratio SLR obligation in which of the following forms? किस रूप में SLR को आप रख सकते हैं? पहला ऑप्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग्स, गोल्ड होल्डिंग या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, या फिर वोल्ट कैश। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एंड एवरीवन नो अबाउट द SLR दैट, क्योंकि कि आप किस किस रूप में SLR को रख सकते हैं। इसका आंसर है 1, 2 and 3, डी इज द राइट आंसर। RBI एक्ट इंस्ट्रक्ट दैट ऑल कमर्शियल बैंक and some other specified institution in a country have to keep a given proportion of their demand and time deposit, I mean net demand and time liabilities का वह हिस्सा जिसको आप लिक्विड एसेट के रूप में अपने ही पास रखते हैं, इसी को SLR कहा जाता है। द वर्ड statutory here means that is a legal requirement and liquid means asset in the form of cash, gold, approved securities, government securities और even SBGB, ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड भी रख सकते हैं आप। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? डबल कोइंसिडेंस वांट्स क्या है? क्या यह पेइंग डबल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन देयर इज हाई डिमांड? सेकेंड, बाइंग ए प्रोडक्ट टुगेदर बाय द टू एजेंट्स इन एन इकोनॉमिक फॉर द लेसर रेट? सी, द इकोनॉमिक एजेंट्स हैव अ कम्प्लीमेंट्री डिमांड for each other surplus production और none of the above। तो आपको समय शुरू होता है अब, और आप सोच सकते हैं डबल को इंसिडेंस के बारे में। तो इसका सही जवाब है सी, इकोनॉमिक एजेंट हैव कंप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ईच अदर्स सरप्लस प्रोडक्शन। ओके, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एक ऐसी स्थिति जहां पर दो इकोनॉमिक एजेंट हैव कंप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ईच अदर्स surplus production. It is an economic situation or phenomenon where the two parties each hold an item the other wants, so they exchange these items directly without any monetary medium. This type of exchange is the foundation of a barter system. You know, this is the simplest question because double coincidence wants का सीधा मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें दो व्यक्ति जो एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए समर्थ है। जैसे मुझे आम चाहिए, उसे लीची चाहिए, मेरे पास लीचू है, उसके पास आम है, सो दे कैन एक्सचेंज लीचू और आम विदाउट मॉनेटरी टर्म। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस वांट्स। फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ए सिंपलेस्ट क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में कौन कौन से आइटम शामिल होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, पहला ऑप्शन है बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रोड, ट्रेड बैलेंस। थर्ड ऑप्शन FDI एंड FII रिसीव्ड एनुअली। सेलेक्ट द आंसर कोड। आपके समय शुरू होते हैं अब।
तो you know about that. D is the right answer. 1, 2 and 3 because all are the right. Balance of payment consists current account, capital account. इसमें दो अकाउंट होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. करेंट अकाउंट में आपको ट्रेड, इनविजिबल, रेमिटेंस इत्यादि आते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डेब्ट्स ऑफ रेजिडेंट्स, फॉरेनर विथ इंडिया, कैपिटल इनफ्लोज लाइक एफडीआई है, एफआईआई है, हेल्प ब्रिज द ट्रेड डेफिसिट एंड न्यूट्रलाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पार्ट ऑफ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में कौन कौन से शामिल होते हैं? क्या नॉन टैक्स पेमेंट इज द पार्ट ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स पेमेंट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड. सेलेक्ट द गिवन कोड. आपके समय शुरू होते हैं अब. तो इसका सही जवाब है नन ऑफ द अबव. वो किसी में शामिल नहीं होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को बाहर निकालने के बाद आपके पास जो बचता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. नन ऑफ द अबव आर द पार्ट ऑफ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इकोनॉमिक्स में पर्सनल इनकम, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसा इनकम होता है जो इंडिविजुअल का टोटल अर्निंग होता है, चाहे वो वेजेस से मिला हो, इन्वेस्टमेंट से आया हो या अदर वेंचर से आया हो. It is the sum of all the incomes received by the all individuals or a household during a given period. If we deduct the personal tax payment जैसे कि income tax, non tax payment जैसे कि fines from personal income, तब जाके हमको personal disposable income प्राप्त होता है. You can simply say personal disposable income equal to personal income में personal tax payments और non tax payment को घटाइए, you get the answer पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. प्रश्नों की एक नई श्रृंखला, आगे बढ़ते हैं. आपके स्क्रीन पर ये रहा. विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कोज फॉर द राइज ऑफ द जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म और जैनिज्म के मतलब बढ़ते प्रभाव के कारण क्या थे? पहला, रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन द 6th century BC. सेकेंड, sacrificial ceremonies advocated in the later Vedic period were found to be the too expensive. Third, the teaching of the Upanishad was not easily understood by all. This is the simplest question because you know about that Buddhism, Jainism, later Vedic period, Uttar Vedic period, Harappa Sabhyata, all are the most famous topics related to history, ancient history. So I think it's a very easy. Answer is D. Primary cause for the rise of Jainism and Buddhism was the religious unrest in the Indian in the 6th century BC. The complex rituals and sacrifices advocated in the later Vedic period were not acceptable to the common people. The sacrificial ceremonies were also found to be much expensive. The superstitious beliefs and mantras confused the people. The teaching of the Upanishad and the alternative to the system of sacrifices were highly philosophical in nature and therefore not easily understandable by all. This is the simplest question. I think most of the guys who watching my video definitely solve this problem easily. Next question on your screen. Consider the following statement about the dynasties during the Sangam age. Hereditary monarchy was the form of the government during the Sangam period. Second option, each of the Sangam dynasty had a royal emblem such as carp for the Pandyas. Which above statement are incorrect? I think you know about the answer, which is incorrect. Both the statement are right, so nothing is wrong in this. During the Sangam period, hereditary monarchy was the form of the government. जैसा कि आप जानते हैं, संगम पीरियड की हेरिडिटरी मोनार्की सिस्टम बना हुआ था सरकार को चलाने के लिए. किंग हैड ऑल्सो टेकन एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर,
court poet, imperial court. Each of the Sangam dynasty had a royal emblem. संगम डायनेस्टी में जितने राजा हुए सबके अपने अपने रॉयल इम्बेलम प्रतीक हुआ करता था, जैसे कि पांड्या का टाइगर फॉर द चोलाज, बो फॉर द चेराज, कार्प फॉर द पांड्याज। टाइगर चोल का था, कार्प जो था पांड्यास का था, और तीर धनुष जिसको था वो चेरस का था, चेर का। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तोल्कापियम refers to four castes, namely Arasar, Anthanar, Vanigar or Velar. Consider the following statement about the roles of this caste. क्या अरासार रूलिंग क्लास से जुड़ा हुआ है? अंथार्स अनटचेबल, वेनिगार सोल्जर्स और वेलास एग्रीकल्चरर्स। आई थिंक दिस इज सिंपलेस्ट नहीं है, ये टफ क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, बट आंसर इज ए 1 and 4। अंथारा played a significant role in the संगम polity and religion, जबकि वेनिगार्स जो थे वो ट्रेड करते थे, कॉमर्स करते थे, और वेलास एग्रीकल्चरिस्ट थे। वेलास वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, वेनिगार्स वेयर ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड अंथारास played a significant role in the संगम polity and religion। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू पोलीगार रिवोल्ट, जो कि 19वीं सदी में घटित हुआ था। इससे का कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण, क्या ये जनरल डिसकंटेनमेंट विद द फॉरेन रूल के कारण हुआ, ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण, या फिर कंट्रोल ऑफ ट्राइबल फॉरेस्ट एंड द रिवर स्ट्रीम्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर इनमिटी ऑफ ट्राइबल्स विद द नॉन ट्राइबल्स? आई थिंक दिस इज easy question, that should be easy with the discussment, you know about that कि discontent of the foreign rule या फिर ये हो। तो इसका सही जवाब मिल चुका होगा आपके, और आपके आंसर है ए इज़ द राइट आंसर या बी इज़ द बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज पोलीगार वार और इसको पलाई का कार वार फाउट बिटवीन द पोलीगार्स ऑफ द फॉर्मर तुरुनेलवेली किंगडम इन तमिलनाडु एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी फोर्सेस बिटवीन 1799 से 1805 के दरमियान ओवर पेंडिंग टैक्सेस, ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण पोलीगार विद्रोह हुआ था। ज़बरदस्त राजस्व वसूल करने के चक्कर में ब्रिटिश कंपनियों ने पोलीगारों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। ब्रिटिश फाइनली वॉन आफ्टर कैरिंग आउट मतलब बहुत ही प्रोटेक्टेड जंगल कंपनीज अगेंस्ट द पोलीगार आर्मीज एंड फाइनली डिफीटेड दैम। The British victory over the Polygars brought large part of the territories of Tamil Nadu under the British control। चूँकि पोलीगार विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश को बहुत बड़ा ज़मीन, बहुत बड़ा टुकड़ा टेरिटरीज तमिलनाडु का हिस्सा ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया, इनेबलिंग देम टू गेट ए स्ट्रॉन्ग होल्ड इन सदर्न इंडिया, जिससे सदर्न इंडिया में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। पाँचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बताइए। It is vested as civil and military powers on the Governor General of India. It introduced an open competition system of selection and requirement of civil servant. It ended the activities of the East India Company as a commercial body, which became the purely administrative body. Which statement is correct? I think this is the simplest question because there is a clue in second statement. You know about that, the competition system of the selection and recruitment of civil service not started in 1833 Act, while so you can eliminate easily A, B and D, so you get the answer C is the right answer। Features of the Charter Act 1833, it made the Governor General of Bengal as the Governor General of India। जैसा कि अब पहले बताया जा चुका है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का गवर्नर जनरल वो भारत का गवर्नर बन गया, उसको वेस्टेड, उसको पावर मिला, सिविल पावर, मिलिट्री पावर, एंड क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गवर्नमेंट of India having authority over the entire territorial area possessed by the British India। Lord William Bentinck was the first Governor General of India।
Okay, it deprived the governor of the Bombay और मद्रास of their legislative power. legislative power छीन लिए गए बम्बई और मद्रास के और पूरी तरह से समाहित हो गए वो भारत के गवर्नर जनरल के पास. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ to the entire British India. The law made under the previous act were called as a regulation, while law made under this act were called act. इससे पहले जितने भी लॉ बनाए जाते थे उसको रेगुलेशन कहा जाता था, जबकि 1833 में पहली बार इसको एक्ट कहा गया. इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी विच बिकम द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. 1833 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी. It provided that the company's territory in India were held by a trust for His Majesty, his heirs and his successors. The Charter Act 1853 introduced an open competition system of the selection and recruitment of the civil servants. So you can easily eliminate by this type of method. प्रश्नों की एक अगली श्रृंखला आपके स्क्रीन पर ये रहे. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी. द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया मीन्स, संप्रभुता क्या होता है? नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड ऑप्शन, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी ग्राउंड्स. देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर इंडियन सिटीजन. और आपके ऑप्शन इस प्रकार और आपके समय शुरू होते हैं अब. I think this is the simplest question because you know about the definition of sovereignty. Answer B is the right answer. Sovereignty simply implies that India is a state that takes its own decision, ultimately guided by the people. No external agency dictates terms to India. However, the notion of sovereignty does not seep into the framework of all democratic rights. For example, sovereign state might very well discriminate between the citizens. Okay, same applies for the freedom of speech and expression. A sovereign state may very well restrict freedom of speech as it is not an absolute right. You know about that. आर्टिकल 19 के जितने पावर है सब में सब क्लोज लगा हुआ है. आप एब्सोल्यूट नहीं दिया गया आपको. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात होती है उसमें. इवन दो इट इज़ अ वाइटल टू द डेमोक्रेसी. हालांकि मौलिक अधिकार तो वाइटल है ही. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट. दिए गए कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है. 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी प्रीएम्बल में जोड़ा गया. क्या ये सही है? दूसरा, प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन. जो भारत का प्रस्तावना है क्या वो उस देश प्रस्ताव के बेस पे बना हुआ है? आपके ऑप्शंस रहे हैं ये और आपके समय शुरू होते हैं अब. तो बिल्कुल बहुत इजी सवाल है. हालांकि आपको कंफ्यूज हो सकता है कि ये प्रीएम्बल क्या वास्तव में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही हिस्सा था या उसी का प्रस्ताव का बना था कि नहीं. तो इसके सही जवाब हैं, करेक्ट मांगा गया है, इसलिए इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर. प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए जो थे सोशलिस्ट, समाजवादी हुआ, पंथनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी. फाइनली, प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, जो कि ड्राफ्टेड और मूव किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा एंड adopted by the Constitutional Assembly. Okay. Third question, which of the following article of the Constitution has a bearing on tribal rights? कौन कौन से संविधान के आर्टिकल ट्राइबल राइट्स को मजबूती देते हैं? क्या 14, क्या 15, क्या 16, क्या 30? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. आपके समय शुरू होते हैं अब. इसका सही जवाब है डी 1, 2, 3 and 4. 14, 15, 16, 19, 25 से 30. प्रोटेक्ट द ट्राइबल राइट्स. हाउ? यू कैन सिंपली से, जैसा कि आप जानते हैं कि राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 इंक्लूड्स द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, caste, gender, place of birth, equality of opportunities in matters of employment, abolition of untouchability, abolition of titles, right to freedom of the religion. Article 25 से 28 includes
freedom of conscience and freedom of procession, practice and propagation of the religion, freedom to manage religious affair, freedom from certain taxes and freedom from religious instruction in certain educational institutes and cultural and educational rights. Article 29 and Article 30 preserve the rights of any section of the citizens to conserve their cultural language, script, right of minorities to establish and administer educational institution of their choices. This is the explanation above the question. Okay, next question from directive principle resemble the instrument of instruction enumerated in the ऑप्शन आपके रहे इस प्रकार: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑफ Montagu Chelmsford 1919, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन 1946 एंड नेहरू रिपोर्ट 1928. विच ऑफ द करेक्ट आंसर? आई थिंक दिस इज गुड क्वेश्चन. इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ए इज द राइट आंसर. ओके. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द लाइक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन which were issued to the Governor General and the Governor of the colonies by India by the British government under the Government of India Act 1935. What is the called directive principle is merely another name for the instrument of instruction. The only differences is that they are instruction to the legislature and the executive. Okay. और फाइनली आपके पांचवा सवाल है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी. पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कथन कौन से सही हैं? दिस कमेटी वाज सेट अप इन 1911 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1909. द मेंबर्स आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ओके. थर्ड, it is vested with the power of disallowance of the expenditure by the departments. Which of the above statement is correct? You know about the first statement is wrong or right, then you can easily eliminate. तो आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार. समय शुरू होते हैं अब. तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका होगा. यस, वन तो गलत ही है, तो ए और सी बात कर दीजिए. रही बात डी की, तो आपका आंसर बी है. केवल 2 सही है. द कमेटी वाज सेटअप, पहली बार सेटअप किया गया था 1921 में अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1919, नॉट 1909, एंड हेंस सिंस बीन इन एग्जिस्टेंस, और अभी भी वर्तमान में है. इट इज़ नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डेजुलेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट्स. दूसरा स्टेटमेंट तो सही था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इसका चुनाव होता है, हर साल होता है. प्रश्नों की अगली श्रृंखला इस प्रकार है आपके स्क्रीन पर. पहला प्रश्न, मॉनेटरी बेस मैनेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ. मॉनेटरी बेस के तहत कौन कौन सा सम्मिलित है जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है? क्या ये डिपॉजिट जो कि हेल्ड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द आरबीआई, सम ऑफ द टोटल ऑफ द कैपिटल ऑफ द ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक? आई थिंक यू नो द आंसर. राइट आंसर इज राइट आंसर इज राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर. 1 and 3. मॉनेटरी बेस को हम लोग हाई पावर मनी भी कहते हैं, जिसमें कि वे सारे करेंसी नोट्स जो कि सर्कुलेशन में है पब्लिक के साथ या कि कॉमर्शियल बैंक के पास है, एंड डिपॉजिट जो कि हेल्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कॉमर्शियल बैंक के जो कि आरबीआई से जुड़े हुए हैं. इफ़ ए मेंबर ऑफ द पब्लिक प्रोड्यूसेस ए करेंसी नोट टू आरबीआई, द लेटर मस्ट पे हर वैल्यू इक्वल टू द फिगर प्रिंटेड ऑन द नोट. ओके. इसी प्रकार डिपॉजिट आर ऑल्सो रिफंडेबल बाय द आरबीआई ऑन डिमांड फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर. तीसरा, दीज आइटम्स आर द क्लेम्स विच द जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट या बैंक हैव ऑन आरबीआई एंड हेंस आर कंसिडर्ड टू बी द लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये तो बहुत ईजी सवाल है। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी, डिफेंस एक्सपेंडिचर, मेजर सब्सिडी, expense towards the new infrastructure projects, which are the correct code given below? Options are here and समय शुरू होता अब। सोच लीजिए, क्या आपको लगता है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है? क्या हो सकता है आप दो में कन्फ्यूजिंग हो, बट आपको बता देंगे आंसर। इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर। 1 2 3। Revenue expenditure is expenditure for the normal running of the government departments and various services, interest charges on the debt incurred by the government, subsidies and so on. Broadly speaking, expenditure which does not result in the creation of asset is treated as a revenue expenditure. All the grants given to the state governments and the other parties are also treated as a revenue expenditure, even though some of the grants may be for a creation of assets. While capital expenditure usually denotes the funds used by a company or the government to acquire, maintain or upgrade physical assets such as property, new infrastructural projects, या फिर buying new equipments. Okay, when a government spends money on big ticket projects like expenses incurred or usually categorized as a capital expenditure, such expenses are not recurring in nature. Recurring nature में नहीं होता ये सब। बहुत ईजी सवाल था। आपको अगर कंसेप्ट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टर्म को समझने में आपको बहुत ईजी होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, विच ऑफ द मेजर कैन बी अडॉप्टेड टू प्रमोट द फिजिकल कंसोलिडेशन? फिजिकल कंसोलिडेशन होने के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को? क्या सब्सिडी बढ़ा देनी चाहिए, टैक्स बेस बढ़ा देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को? विच आर द राइट आंसर? आई थिंक यू नो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब होता है राजस्व घाटा कम से कम हो पाए, तो स्वाभाविक है सब्सिडी तो बिल्कुल नहीं होगा। पहला इंक्रीजिंग, एक ख़त्म, तो आपका आंसर मिल चुका है मेरे ख्याल से। 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। फिजिकल कंसोलिडेशन का सीधा सा मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जो सरकार के द्वारा उठाई जाती है जिसके मदद से डेफिसिट और डेप्ट को कम किया जाता है। इंक्रीजिंग द सब्सिडीज़, जिससे कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का, तो स्वाभाविक है ये तो हो नहीं सकता है, ये फिजिकल कंसोलिडेशन के अगेंस्ट में हो जाएगा। जबकि इंक्रीजिंग द टैक्स बेस, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन, जब आप टैक्स बेस बढ़ाइएगा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जिससे आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी गवर्नमेंट का और फिजिकल कंसोलिडेशन को बल मिलेगा। सपोर्टिंग द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, हेल्प इन इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट रिजर्व, जब आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो फॉरेस्ट रिजर्व ज़्यादा आएगा, इससे आपको प्रमोटिंग होगा फिजिकल कंसोलिडेशन। ओके, दिस इज सिंपल क्वेश्चन आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ लाइकली टू इंक्रीज द टैक्सेशन बेस इन इंडिया? किसके मदद से आप टैक्स बेस को बढ़ा सकते हैं भारत में? ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर इनकम इनटू द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स, जो अभी नहीं आता है, अगर इसको अंदर ला लिया जाए, एग्रीकल्चर इनकम को भी अगर टैक्स के दरमियान टैक्स में शामिल कर लिया जाए तो क्या इससे टैक्स बेस बढ़ेगा? दूसरा, इंक्रीजिंग इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। तीसरा, प्रोमोटिंग कैश ट्रांजेक्शन। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन वंस अगेन। 3 तो ऐसे ही नहीं होगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। आपको हिंट्स दे दिया गया है, 3 नहीं है, तो आप ए और डी तो बात कर दिए, और रही बात बी और सी की, तो समय शुरू होता है अब आपके लिए। तो इसका सही जवाब है 1 और 2, यानी बी। ए टैक्स बेस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट या रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट कैन टैक्स। ओके, टू इंक्रीज द टैक्स बेस इंडिया शुड ब्रिंग सम sector into the purview of tax regime, thus bringing the agriculture sector into the purview of income tax likely to increase the tax basis. Okay, this is simplest. Increasing entrepreneurial activity will increase the profit of existing companies as well as the encouraging the mushrooming of the new companies, thus it is likely to increase the tax base. Promoting cash transaction will increase and unaccounted money in the economic, thus lead to the increasing black money, therefore is unlikely to increase the tax basis. Okay, and finally the last question of this series, consider the following statement about the most favored nation principle. Most favored means that every time a country lowers a trade barrier या opens up market, it has to do so for the same goods or service for its
all trading partners. Okay, countries cannot set up a free trade agreement that applies only to the goods traded within the group. Third option, countries can give developing countries special access to their markets. Which are the correct option? I think this is also simplest question about the most favored nation. ऑप्शन सी रहे. समय शुरू होता है अब, और आपका जवाब आप तक मिल गया होगा. आई थिंक दो तो ऐसे ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका सही जवाब है सी इज़ द राइट आंसर. मोस्ट फेवर मीन्स एवरी टाइम अ कंट्री लोअर्स ए ट्रेड बैरियर, या फिर ओपन्स कर देता है मार्केट, दूसरे के लिए खोल देता है. हैज़ टू डू द सो फॉर द सेम गुड्स और सर्विस फॉर ऑल इट्स ट्रेडिंग पार्टनर. मोस्ट फेवर सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका सीधा मतलब होता है कि आप अगर अपने किसी एक ट्रेडिंग पार्टनर के साथ जिस तरह के ट्रेड व्यापार का रिलेशन रखते हैं, उसी तरह WTO के मेंबर्स के साथ भी आपको रखना पड़ेगा. चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वीक हो, कमज़ोर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सम एक्सप्रेशन हालांकि इसमें दिया गया है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कंट्रीज कैन सेट अप ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट अप्लाइज ओनली टू द गुड्स ट्रेडेड विद द ग्रुप डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट गुड्स फ्रॉम कंट्री, और दे कैन गिव डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल एक्सेस टू their market, या फिर कंट्री कैन रेज barriers against the product that are considered to be traded unfairly from specific countries, or in services countries are allowed in limited circumstances to discriminate, but the agreement only permits these exception under the strict condition. So in this video we discussed most of the important topics, most of the important questions related to various topics. I think when you watching this video, just listen very carefully and solve before giving my answer. Then you can simply say yes, I have a good concept about the answer. मेरे वीडियो को देखिए. अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को प्रसार कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक्स अ लॉट वॉचिंग वंस अगेन. गुड बाय.